उन्होंने 2021-22 की बजट घोषणा में एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया, और एक ऐसी स्कीम जो देश और दुनिया में अपने आप में एक अनूठी स्कीम है। और जैसा कि सिद्धार्थ महाजन ने बताया, पूरी डिटेल्स काफी बता दी गई है। मैं तो 2-3 चीजों पे अपना बिंदु रखना चाहूंगा कि जो निरोगी राजस्थान का संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि राजस्थान को निरोगी बनाना है, उसी परिप्रेक्ष्य में इसको आगे बढ़ाते हुए ये जो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लेके आई है सरकार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और विभाग को भी बधाई देना चाहूंगा। साथ ही आप सब जानते हैं कोरोना की महामारी आई, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें हम सबको हो रही हैं, लेकिन मैं चिरंजीवी योजना के बारे में 2-3 चीजें बिंदु रखना चाह रहा हूं जो क्यों अनूठी है। आपको ध्यान होगा कि जो 2 आधार पर ये स्कीम लॉन्च पहले की जा रही थी कि जिसमें सोशल और इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, उसमें करीब 59 लाख परिवार कवर हो रहे थे, और एनएफएसए के हमारे केवल 51 लाख परिवार कवर हो रहे थे, जबकि लगभग राजस्थान में 2 करोड़ परिवार मान के चलते हैं एवरेज, 7.5 करोड़ और 8 करोड़ की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता थी कि भाई हम इन लोगों को कैसे कवर करें, जहां भारत सरकार की ओरिजिनल जो स्कीम है उसमें कैप लगा दिया गया था जो है इंश्योरेंस प्रीमियम का, कि हम केवल इतना 1600 रुपए का प्रीमियम देंगे, बाकी हम नहीं देंगे। उस कैप की एक बाध्यता थी। दूसरा एक कैप था कि केवल जो एनएफएसए और एससी और एसटी वाला जो इकोनॉमिक और एससी का जो सर्वे था, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, उसमें जो लाभार्थी उनको लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इसका विस्तार करते हुए इस योजना में सभी लोगों को शामिल कर लिया। आज की तारीख में ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिसमें कि वो परिवार अपना बीमा 850 रुपए देकर के नहीं करा सकता हो। सरकारी कर्मचारियों को भी जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दी थी कि आरजीएसएस की जो है स्कीम लेके आ रहे हैं। मैं तो जिला प्रशासन के लोगों से और सभी एचओडी से और जो भी लोग इस सरकारी ऑफिसेस में काम करते हैं, वो लोग भी, चाहे हमारे सरपंच साहिबान हैं, चाहे वो पूर्व प्रधान हैं, चाहे जनप्रतिनिधिगण हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई परिवार ना छूटे, एक भी परिवार ना छूटे जिससे कि किसी को इस बीमा का लाभ नहीं मिल पाए। आप सब हम जानते हैं, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते रोजाना कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे वो कैंसर से पीड़ित है, चाहे वो और दूसरी ऐसी क्रोनिक डिजीज से पीड़ित है, वो आपके पास आता है, मदद के लिए आता है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन होने के बाद 5 लाख रुपए तक का बीमा जो कवर मिल रहा है कैशलेस, जिसमें लगभग 700 750 तो हमारे हॉस्पिटल्स होंगे, 300 350 अभी तक रजिस्टर्ड, 320 जो है निजी अस्पतालों को इसमें पंजीयन कराया जा चुका है, और भी है। मैं कहना चाहूंगा कि आपको वायकायदा, और सभी इस वीसी के माध्यम से मैं आम जन से भी अपील करना चाहूंगा कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं। एक ऐसी अनूठी और अभूतपूर्व योजना है। मैं जानता हूं कि मैं पिछले इसलिए कहना चाह रहा हूं, मैं करीब 15 साल से मेडिक्लेम पॉलिसी करा रखी है, और लगभग 20,000 से वो पॉलिसी शुरू हुई थी, और आज 33,000 रुपए पर ईयर देता हूं, जिसमें मेरे को बीमा कवर केवल 7 लाख का मिल रहा है। और इसमें 850 रुपए देकर के भी, बाकी का तो सरकार बियर कर ही रही है, लेकिन जो इसमें कवर नहीं हो रहे हैं उनका तो फ्री जो है कोई भी व्यक्ति 850 रुपए जाकर के करा सकता है। तो इसका मतलब बताइए, 850 रुपए में 5 लाख रुपए का बीमा कवर, जिसमें ज्यादा तक अधिकतम क्रॉनिक डिजीज की कॉस्ट भी शामिल हो जाती है। तो मैं तो इस स्कीम को, मैं तो कई बार मैं मुख्यमंत्री जी से कई बार कह भी चुका हूं, सर ये जो स्कीम आपने दी है, आम जन का, गरीब लोगों का जो ध्यान रख करके राजस्थान की जनता को ये उपहार दिया है, मैं समझता हूं ये अनूठा उपहार, और कोरोना काल में। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है योजना की, जो मैं सीएमएचओ पीएमएस को भी कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेडिक्लेम कराओगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आप फिट है। इसमें तो अगर आदमी वर्तमान में किसी बीमारी से सफर भी कर रहा है तो भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और उसके परिवार के सदस्य को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर होगा, और वो खर्चा कैशलेस, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अपना जो है जन आधार कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे वो कराइए। अगर आपका जन आधार कार्ड नहीं है, केवल रसीद है जन आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन के, उसी के आधार पर आपका इसमें इस बीमा पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो एक, और जिस दिन से कराएंगे 1 मई से शुरू हो रहा है, 1 मई से 1 साल तक का कवर होगा। तो एक बहुत बड़ी अनूठी योजना है। इसमें हम सब लोगों को, मैं तो इसको महायज्ञ कहूंगा निरोगी राजस्थान के लिए, और इस महायज्ञ में हम सबको एक आहुति देनी है कि एक भी परिवार, मैं तो कल भरतपुर में था, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, तो वहां कॉलेज में मेरा प्रोग्राम था, सारे टीचर्स को आह्वान किया है, स्टूडेंट्स को कहा है कि हर व्यक्ति इसमें
अपने परिवार का, अपने पड़ोसी का ध्यान रखे और उसको प्रेरित करे। और मैं कहना चाहूंगा जनप्रतिनिधियों से और एमएलए साहिबान से, कुछ इस तरह के आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं पंचायतों को, जो सरपंच या पंचायत सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन 100% फैमिलीज का रजिस्ट्रेशन कराएगी, तो हम अब उनके लिए कुछ और अधिक, चाहे वो एमएलए फंड का आप सदुपयोग कर सकते हैं। भाई एक पंचायत ने 100% रजिस्ट्रेशन कराया तो 5 लाख रुपए भाई आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, एमएलए डिसीजन ले सकते हैं। तो क्योंकि वो व्यक्ति आपके पास अधिक आते हैं सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, कि किसी तरह से हमारे व्यक्ति बीमार है, बच्चा बीमार है, तो उसमें हम एक स्कीम इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो जो इंसेंटिव्स वगैरह की स्कीम से आप अपने स्तर पर जोड़ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए ये कहना चाहूंगा, सारे बीडीओस हैं, एसडीएम्स है, पटवारीज है, तहसीलदार है, सरपंच साहिबान है, पूर्व सरपंच है, वर्तमान है, या पंचायत समिति सदस्य है, जिला प्रमुख है, एमएलए साहिबान है, और हमारे सीएमएचओ, पीएमओ, बीसीएमएचओ, इन सबको चाहिएगा आने वाला ये जो 30 अप्रैल तक हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 100% टारगेट लेके चले। और मैं समझता हूं जिला कलेक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, उनको अपनी भूमिका इस वजह, जिस तरह से कोरोना में आप लोग निभा रहे हैं, कोरोना में आप प्रभावी नियंत्रण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, उसी तरह से चिरंजीवी योजना को क्रियान्वित करने में उस वक्त मैं समझता हूं हम सबको, माननीय मुख्यमंत्री जो खुशी होगी कि जब राजस्थान का प्रत्येक परिवार इस योजना में रजिस्टर्ड हो जाएगा, मैं समझता हूं वो हमारा लक्ष्य होगा कि हमने निरोगी राजस्थान का एक पहला जो स्टेज है वो कवर कर ली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर। सर आपकी अनुमति से सर, इससे पहले कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी अपना उद्बोधन दे, सर मैं कोरोना के बारे में सर कुछ बताना चाह रहा हूं सर, जो हाल में कोरोना के अंदर हमारे केसेस बढ़े हैं सर। जैसा कि सभी को विदित है सर, पूरे भारतवर्ष के अंदर सर कोरोना के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं सर। अगर हम पॉजिटिव केसेस, जो डेली पॉजिटिव केसेस आते हैं सर, उसको देखें सर, तो पूरे भारतवर्ष में कल सर 1.5 लाख से भी अधिक केस आए हैं सर। और इससे पहले जो पिछले साल पीक आई थी सर, तब 1 लाख से कम की पीक थी, लगभग 98,000 की पीक आई थी सर। यानी कि वो 50% जो पीक है वो बढ़ गई है सर। इसको छोड़ तो सर, साथ ही सर राजस्थान के अंदर भी सर इसी हिसाब से केसेस में बढ़ोतरी हुई है सर। राजस्थान के अंदर सर अब कल जो है 4,401 केसेस आए थे सर, और वो भी हमारे पिछले साल के पीक से ज्यादा है सर। इसके साथ सर इसको जो हमारे यहाँ पे इसको रोकने के लिए सर आपकी निर्देशन में सर हमने काफी प्रभारी कदम उठाए हैं सर। आपने जो रेगुलर मीटिंग्स ली है सर, मैं बताना चाहूंगा सर 21 मार्च से ही सर जो हमारे केसेस लगभग 450 के आसपास ही थे, तभी से स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए थे सर। चाहे वो नाइट कर्फ्यू हुई क्यों ना हो, या आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच के बगैर किसी को प्रवेश से नहीं आने देना। राजस्थान के अंदर जो पहले कुछ 6 राज्यों में ये पाबंदी लगाई गई, फिर उसके बाद पूरे बाकी सारे राज्यों से भी पाबंदी लगाई गई। इसके साथ साथ और भी कदम उठाए गए हैं, जैसे हमने सर सैंपलिंग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ाई है सर। मार्च के शुरू के अंदर जहां हम रोज 16 से 17,000 सैंपलिंग कर रहे थे सर, वो अब हम 56-57,000 पे ले गए सर। कल हमने 57,000 से भी ज्यादा सैंपलिंग इकट्ठी करी है सर। एक कारण जो कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं सर, उसका एक कारण ये भी है कि जो हमने सैंपलिंग बढ़ाई है सर। लेकिन उसके साथ साथ सर थोड़ी पॉजिटिविटी भी हमारे राज्य में, जैसे पूरे भारतवर्ष में बढ़ी है। अगर हम दूसरे राज्य को भी देखें सर, अगर महाराष्ट्र जैसे राज्य है जहां पे लगभग पिछले 5-6 दिनों से 55,000 से भी ज्यादा केस डेली आ रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ में भी सर 13-14,000 केसेस अब आने लग गए डेली। यूपी में कल लगभग 13,000 केस आए हैं। तो ये जो कोरोना की जो महामारी है सर, अब दोबारा फिर से इसके अंदर बहुत विकराल रूप ले लिया है सर, और हमारे राजस्थान और उसके आसपास के सारे प्रदेशों के अंदर इसमें बढ़ता जा रहा है सर। एक एग्जांपल मैं सर बताना चाहूंगा सर, जो ऑक्सीजन जो हमारे जो कोरोना के जो मरीज हैं सर, उनको जितना ऑक्सीजन पहले लगभग 1 महीने पहले दिया जा रहा था सर, वो लगभग अब आज की तारीख में 3 गुना हो गया है सर। इसके अंदर जो कदम उठाए गए हैं सर, उसके बारे में भी मैं बता दूं सर। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन के बारे में सर, जो वैक्सीनेशन कराया राजस्थान के अंदर, लगभग कल तक 98 लाख लोगों से ज्यादा हम वैक्सीनेशन के शॉट्स लगा चुके हैं, यानी कि 98 लाख से भी अधिक। और आज हमारे पास लगभग 2 लाख के आसपास वैक्सीन ही बची है, जबकि हम रोज पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 लाख के बीच वैक्सीनेशन कर रहे थे। हाईएस्ट हम सर, जो पूरे इंडिया का शायद हाईएस्ट है, एक दिन में हम 5,81,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं सर।
तो अब थोड़ी वैक्सीनेशन की कमी के कारण सर कुछ जिलों में और कुछ जगहों पे हमारे को वैक्सीनेशन केंद्र बंद करने पड़े। आज हमारे को कुछ वैक्सीन मिलने की उम्मीद है सर, लेकिन वो केवल 4 लाख है, जो 4 लाख जो यानी कि हम जो एक दिन में लगाते हैं उतनी वैक्सीन मिलेगी। फिर भी सर हमने जो वैक्सीनेशन लगाया है सर, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे स्टेट्स को चिट्ठी भेजी है, उसके अंदर उन्होंने कंपैरिजन करा है ऑल इंडिया एवरेज का और राजस्थान और उन स्टेट्स के एवरेज का, वो कोविन ऐप के माध्यम से करा है। कोविन ऐप में जो एंट्रीज हुई है, तो उसके अंदर मैं बताना चाहूंगा सर 45 साल से अबव जो लोग हैं, तो गवर्नमेंट इंडिया की जो एवरेज है सर 19.88 है और राजस्थान की एवरेज है सर 42.54 सर, नहीं जो परसेंटेज जो हमने कवर कर लिया, हाँ प्रतिशत, तो हमने लगभग कोविन ऐप के हिसाब से सर 42.54% कवर कर लिया और अगर पूरे इंडिया की एवरेज देखें तो वो 20% से कम है सर। वैक्सीनेशन के साथ साथ सर जैसे मैंने पहले निवेदन किया सर, आपके निर्देशानुसार सर बहुत ही टाइमली स्टेप्स उठाए गए सर। आज की तारीख में हमारी सर जो कैपेसिटी है सर जांच करने की वो 70,000 से अधिक है, इसको अब हम 1 लाख तक ले जा रहे हैं सर। आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की हमने वृद्धि करी है सर। हमारे यहाँ पे 11,000 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स अभी हमारे यहाँ पर है सर। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो हमारी कैपेसिटी है भरने की सर, वो भी 26,000 सिलेंडर से ज्यादा है सर दिन की। तो अभी हमारे पास फिलहाल उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हमने अलग से स्टेट लेवल पे टीम बना रखी है सर। सर प्लाज्मा थेरेपी हमारे यहाँ पे दी गई है सर राजस्थान के अंदर, ये सभी को विदित है। और पूरा इलाज जो सरकारी अस्पताल में वो निःशुल्क किया गया, चाहे वो बहुत महंगी रेमडेसिविर या टोसिलिजुमाब इंजेक्शन ही क्यों ना हो सर। इसके साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी रेट्स तय करे गए हैं और उसी रेट के ऊपर इलाज किया जा रहा है सर। अभी हमने सर प्राइवेट हॉस्पिटल जो 60 बेड से ज्यादा है उनके 25% बेड्स कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कराए हैं सर। साथ ही सर निजी ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में सर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 300 मोबाइल वैन अभी भी हमारे यहाँ पे चल रही हैं सर। इसके साथ सर आईसी के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया बहुत ही मैसिव स्केल के ऊपर सर। और साथ में सर जो पोस्ट कोविड वालों को देखने के लिए भी सर, उसके लिए हमने पोस्ट कोविड क्लिनिक चलाए। कुछ काफी महीनों से सर हमारा 181 पे एक हेल्पलाइन चल रही है सर, और वो अभी भी चल रही है सर। उसके ऊपर जो शिकायतें आती हैं सर, उसको कोशिश करके हम 24 घंटे के अंदर उसका निस्तारण करते हैं सर। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया सर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स आपने निर्देशित किया है सर। सभी कलेक्टर साहिबान, एसपी साहिबान, डिविजनल कमिश्नर और आईजी साहिबान के साथ आपने रेगुलर मीटिंग्स करके, और जहां जहां सिटीज के अंदर केसेस बढ़े हैं सर, वहां पे नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है सर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी लगाए गए हैं सर। और जो हमारे स्विमिंग पूल हैं, जिम है, या जो एंटरटेनमेंट पार्क्स है, उनको जहां पे कोरोना फैलने की संभावना रहती है उनको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। थिएटर को भी बंद किया गया है सर। कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षाओं की गतिविधियां स्कूलों में बंद की गई है सर। कॉलेज में अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी नियमित कक्षाएं बंद करी गई हैं सर। तो ये पिछले 20-25 दिन के अंदर सर आपके निर्देशानुसार सर ये सारे कदम उठाए गए हैं सर। पर सर मैं सबसे फिर भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि केसेस बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं, और जो पहले एक हमारे के अंदर जागरूकता थी, जनता के अंदर जागरूकता थी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तरफ सर, यानी कि 6 गज दूरी बनाए रखना, हाथ सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करना, मास्क पहने रखना, पब्लिक में कभी भी आते तो मास्क पहन के रखे, ये बहुत ही जरूरी है। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि हम सब मिलके सर जनता को और जागरूक करें और आईसी का अभियान चलाएं, जिसके अंदर लोगों को इस बढ़ती हुई कोरोना के बारे में जागरूकता दें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करें सर। ये कोरोना के बारे में थोड़ी सी बहुत जानकारी थी सर, और इसमें जो महामारी थोड़ी अब बढ़ रही है सर, उसके बारे में और रिक्वेस्ट थी सर कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में सभी को जानकारी दें सर। इसके बाद मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी से निवेदन करूंगा सर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, तो मैं उनसे उनके उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा सर। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी अधिकारीगण और इस वीसी से जुड़े हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण, मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है
इसी साल के बजट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और ये बजट में घोषणा अब 1 मई से लोगों को लाभ भी देने लग जाएगी। पहले राजस्थान में जैसा सब जानते हैं भामाशाह योजना चल रही थी, 3 लाख तक का कवरेज, उसमें सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए परिवारों को लाभ मिल रहा था। फिर आयुष्मान भारत योजना आई, जो एनएफएसए के लोग थे वो 98 लाख परिवार थे, और जो आयुष्मान भारत योजना आई उसमें 59.71 लाख परिवार हुए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरीके से प्लानिंग की, जो दोनों योजनाओं को मर्ज किया गया, कुछ ओवरलैपिंग हुआ और फिर फिगर हुआ 1 करोड़ 10 लाख परिवार, एनएफएसए के भी और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के, दोनों को मिला के अब 1 करोड़ 10 लाख परिवार हो गए और 3 लाख की जगह 5 लाख तक का बीमा कवरेज देने की हमारी नई योजना में प्लानिंग है और जो हम देने जा रहे हैं। पहले जो भामाशाह योजना चलती थी, अखबार की सुर्खियां बनी रहती थी, जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्रॉड की गतिविधियां होती थी, वो एक हमारे लिए चिंता की बात थी। ये जो नया हम लेके आए हैं सिस्टम, उसमें मुख्यमंत्री जी ने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया है। इस पूरी योजना को आईटी एनेबल्ड किया गया है और योजना का जो तमाम पैसा है उसका 80% पैसा राज्य सरकार वहन कर रही है। कई तरह की भ्रांतियां लोग फैलाते हैं। हालात यह है कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसका 1052 उसके प्रीमियम की राशि है। वो जो हम राजस्थान में लागू कर रहे हैं, हमारे प्रीमियम की राशि 1622 रुपए है। अब इसमें 661 रुपए राज्य सरकार को देने पड़ेंगे, भारत सरकार के जो लाभार्थी हैं उनके पेटे भी, और 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करके इसमें कोविड-19 उनके मरीजों को और हेमोडायलिसिस जिनको कराना है वो पैकेज में शामिल किया गया है। पहले 1401 पैकेजेस थे, अब पैकेजेस की संख्या 1576 हो गई। अब राजस्थान की आबादी 7-7.5 करोड़ अगर हम माने तो 1 करोड़ 10 लाख परिवार तो ये एनएफएसए और आर्थिक सामाजिक जनगणना के परिवार हो गए। लगभग 5 लाख परिवार संविदा कर्मियों के हो गए और लगभग 15 लाख परिवार लघु और सीमांत जो किसान हैं वो हो गए। इस तरह से 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को उनके प्रीमियम की राशि 1622 रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, और जो 70 लाख परिवार बचे हैं जिनको ये 850 रुपए, उसमें से भी आधी प्रीमियम की राशि राज्य सरकार वहन करेगी और 850 रुपए दे के वो अपना 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन करा के इस योजना का वो भी लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवार हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में ये जो अस्पताल हैं, ये 756 तो सरकारी अस्पताल है, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, ये जो एसडीएच है, सब डिविजनल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल, भारत सरकार के 8 अस्पताल जो राज्य में स्थित है, और उसके अलावा 320 प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इस तरह से कुल 1084 अस्पतालों में ये सुविधा राजस्थान के लोगों को मिलेगी। मैं समझता हूं कि इससे शानदार स्कीम देश के किसी राज्य में नहीं बनी है। मुख्यमंत्री जी को जो पहले निशुल्क दवा योजना लाए, फिर उसके बाद निशुल्क जांच योजना लेके आए, फिर निरोगी राजस्थान का कंसेप्ट लाए, अभी राइट टू हेल्थ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी योजना पूरे देश में किसी राज्य में नहीं है। और जो फुल प्रूफ है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन आईटी से जुड़ी हुई है, भविष्य में किसी भी तरह की फ्रॉड की एक्टिविटी कतई नहीं हो सकती। जो शिकायतें आती थी वो शिकायतें भी अब नहीं आएगी। तो मैं समझता हूं राज्य की जनता को इससे बड़ा तोहफा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री
और कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा जो दिया गया है। मैं गांव में जब जाता हूं, लोगों को समझाता हूं स्कीम के बारे में, परिवार बर्बाद हो जाते थे। गरीब परिवार में कैंसर की बीमारी हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, वो परिवार बर्बाद हो जाते थे। मुख्यमंत्री जी ने उन गरीब परिवारों की पीड़ा को समझा है। लोगों के घर बिक गए, मकान बिक गए, अपने परिजन को बचाने के लिए आज 5 लाख तक का ये जो कवरेज दिया गया है, ये लाखों परिवारों को आर्थिक तबाही से राज्य में बचाएगा। रहा सवाल कोविड का, अभी वैक्सीन हमने कोविड के प्रबंधन में पूरे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार काम किया। सारे अपोजिशन पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया, धर्मगुरुओं को कॉन्फिडेंस में लिया, एनजीओ को कॉन्फिडेंस में लिया, और हमारे विशेषज्ञों का एक दल जो हमेशा हमको सलाह देता रहा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो राजस्थान का था शानदार रहा, इसीलिए हमारी रिकवरी बहुत शानदार रही और मृत्यु दर को हम 0.82% तक नियंत्रित रख पाने में कामयाब हुए। जहां देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, राजस्थान में 2900 लोगों की मृत्यु हुई और मृत्यु का प्रतिशत मैंने कहा 0.82% रहा। जिस तरह की सुविधाएं हमारे पास तो टेस्टिंग फैसिलिटी थी नहीं। पहला जब पॉजिटिव केस आया 11 मार्च को, पूना भेजा हमने वायरोलॉजी लैब में जांच के लिए स्वाब लेके, 2 दिन में रिपोर्ट आई। तभी मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि पूरे राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे, और फॉर्चुनेटली राजस्थान वो राज्य है जो 100% RT-PCR टेस्ट कर रहा है। 70,000 की कैपेसिटी हमारी है और अब हमने टेस्ट बढ़ाए, 55,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं, और इस कैपेसिटी को 1 लाख तक बढ़ाने का विभाग ने निश्चय किया है। ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट लगे, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज के प्लांट लगे, वेंटिलेटर्स का प्रिक्योरमेंट हुआ, ऑक्सीजन आईसीयू के बेड बढ़े, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम लगा, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड अभी बताया 11,000 बेड है हमारे पास। लेकिन इसके बावजूद प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब 40,000 के इंजेक्शन अमीर आदमी लगा सकता है, लेकिन गरीब आदमी उसको इतने महंगे इंजेक्शन उपलब्ध कराने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को जाता है। आज राजस्थान का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कल भी हमने कहा कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बने ताकि वेस्टेज नहीं हो। इसी तरह प्लाज्मा थेरेपी 9 जगह राजस्थान में हमने दी और लोगों को बचाने का काम किया। अब ये फिर से जिस तरह से देश में 1.5 लाख पॉजिटिव केसेस एक दिन में आ रहे हैं, राजस्थान में भी 4400 केसेस एक दिन में आए हैं, हमारी चिंता को बढ़ा रहा है। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं ये पेंडेमिक है, ये महामारी है, सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा पॉजिटिव केसेस आते हैं तो स्थिति भयावह हमारे यहां भी हो सकती है। इसलिए ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसकी अनुपालना राजस्थान में हम सब लोगों को मिलकर सुनिश्चित करनी है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, हाथ नहीं धो रहे, बार बार 2 गज की दूरी बना के नहीं रख रहे, भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। लापरवाही अगर हम बरतेंगे तो ये संक्रमण बढ़ेगा। डॉक्टर्स बताते हैं एक व्यक्ति जो संक्रमित होता है 1 वीक के अंदर 125 लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। अब ये यंग एज के जो लोग हैं उनके अंदर भी ये संक्रमण आ रहा है। वैक्सीनेशन शानदार तरीके से मुख्यमंत्री जी के द्वारा नेतृत्व में हमारे विभाग ने राजस्थान में किया। एक दिन में 5,44,000 वैक्सीन हम लगा रहे थे। अब अचानक कल 1 लाख वैक्सीन हमारे स्टॉक में रह गई। हमने बोर्ड लगाए, भाई वैक्सीन नहीं है, कैसे आगे काम बढ़ाए। होना तो ये चाहिए था 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है। यंग एज ग्रुप के लोग ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी जान को भी उतना ही खतरा हो रहा है। तो ये जो 45 साल से ऊपर का क्राइटेरिया रखा है, इसको भी फ्री कर देना चाहिए। जो वैक्सीन लगाना चाहे उसको वैक्सीन लगाने दो।
1 लाख वैक्सीन हमारे पास बची है। हमारी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे थे, हम 7 लाख वैक्सीन पर डे लगाने की क्षमता हमारी है और वो हम तैयारी थी, लेकिन अब भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वैक्सीन हमको दे, हम वैक्सीन लगाने को तैयार है। अब ये कहा गया कि 4 लाख वैक्सीन आज भेजेंगे, तब भी हमारा काम चलने वाला नहीं। इसलिए एक तरफ वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरा चले, भारत सरकार हमको वैक्सीन पूरी दे, दूसरी तरफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन जनरेशन का काम जो पाइपलाइन में है उसको हम जल्दी पूरा करें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जमीन पे लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है, लोगों को समझाना है, मास्क लगा के रहें, मास्क वैक्सीन से ज्यादा कारगर है। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, ये जो लड़ाई ये महामारी के खिलाफ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उसमें आप सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जहां भी हैं, जनप्रतिनिधियों का एक दायित्व है कि आप लोगों को दबाव बनाएं, उनको समझाइश करें कि वो मास्क लगाना छोड़े नहीं, कोविड का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी अनुपालना सुनिश्चित करें, तभी हम इस महामारी से प्रदेश के लोगों को बचा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय कृषि मंत्री जी श्री लालचंद कटारिया जी से निवेदन करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। माननीय कृषि मंत्री जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। कटारिया साहब, लालचंद जी कटारिया साहब। आपका माइक म्यूट है सर। हाँ सर, नमस्कार सर, आपसे निवेदन है आपके अनुमोदन के लिए, उद्बोधन के लिए सर। आवाज आ गई आपकी, बोलिए आप। हाँ सर, आ गई ना। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, डॉक्टर सुभाष जी गर्ग साहब, बीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधिगण, डोटासरा जी और सभी अधिकारीगण। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री महोदय का चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना लागू की गई है उसके लिए बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि पूरे देश में, दुनिया में एक अनूठी योजना लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस कोरोना काल में, महामारी में जो लागू की जा रही है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और हम कोशिश करेंगे सभी लोग मिलके कि इस योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आम आदमी इसका लाभ उठाए। तो से ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के लोग और जो डेली वेजेज के लोग हैं, वहां जागरूकता पैदा करके हम आम आदमी को उससे जोड़ने का काम करेंगे। आज पूरे प्रदेश के लोग बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इसके बारे में जितनी बातें बताई गई है आर्य साहब द्वारा और महाजन साहब द्वारा, इस योजना के क्या क्या लाभ है वो पूरा प्रदेश सुन रहा है। और मैं मान के चलता हूं कि कैंप चालू है, लोग बड़ी उत्साह के साथ में इसके साथ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य के बारे में आम आदमी जागरूक हो चुका है और वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहा है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा सर कि इसमें पंचायत लेवल पे कर्मचारियों की मॉनिटरिंग रहे और जो फॉर्मेट है, पंजीयन है, वो आपने निःशुल्क रखा है, उसमें सभी अधिकारीगण मुस्तैदी के साथ में, हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, सरपंच साहिबानों की जिम्मेदारी भी है, जो भी जनप्रतिनिधिगण है वो सब इसमें रुचि लें, ये मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगा। और ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं रघु शर्मा जी का, सुभाष गर्ग जी का आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वास दिलाते कि इस योजना में हम पूरे तन्मय के साथ में
आम आदमी के, जो गरीब आदमी है उसके स्वास्थ्य के लिए जो आप ये योजना लेकर आए तो मूल रूप देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री महोदय भजन लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे निवेदन है आपके उद्बोधन के लिए सर। मेरे ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज है सर। सर, हाँ, मैं निवेदन करूंगा माननीय यूडीएच मंत्री जी श्री शांति धारीवाल जी से। सर, आपसे आपके उद्बोधन के लिए निवेदन है सर। माननीय नगरीय विकास मंत्री जी। आगे बढ़ते सर, मैं निवेदन करूंगा सर ऊर्जा एवं पीएचडी मंत्री, माननीय ऊर्जा एवं पीएचडी मंत्री जी श्री बीडी कल्ला जी से। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, माइक म्यूट है सर। सर, अब आ रही है सर। हाँ, परम सम्मानीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु जी शर्मा, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, लालचंद जी, अन्य सुभाष जी गर्ग साहब, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, एमएलए साहिबान और इस वीसी से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी चिरंजीवी योजना जो शुरू हुई है, उस योजना का लाभ प्रत्येक राजस्थान के व्यक्ति को मिलेगा। इसके लिए मैं राजस्थान की जनता को अपनी ओर से बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी शानदार योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ से अधिक लोग तो बिना प्रीमियम के कवर हो जाएंगे और जो कवर नहीं हो रहे हैं उनको प्रति परिवार 850 रुपये जमा कराने के बाद वे भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसमें 5 दिन अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लगभग 15 दिन तक बाद में भी जो खर्चा होगा वो इस योजना के अंतर्गत मिल पाएगा। मैं समझता हूँ कि ये योजना राजस्थान में जो लागू हुई है, ऐसी योजना किसी भी प्रदेश में राजस्थान में नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में ऐसे ही आपने शुरू में मुख्यमंत्री के नाम से जो निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना जो शुरू की, उसका लाभ भी पूरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। इस बार आपका लक्ष्य था कि राजस्थान में पहला सुख निरोगी काया, यानी व्यक्ति सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी वो आगे बढ़ सकेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने बजट में इस योजना की जो शुरुआत की है, इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से ये अपील करता हूं कि वे बूथ वाइज कैंप लगाकर 100% लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। बूथ वाइज मैं कल बीकानेर में था, 9 बूथों पर टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा था। मैं उन बूथों में जाकर के देखा, लाइन लगी हुई थी, जैसे वोट में लाइन लगी हुई थी टीका लगाने के लिए। और उस समय मैंने उन तमाम लोगों से ये बात कही कि इसी प्रकार के कैंप मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लगे ताकि इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। नहीं तो लोग रजिस्ट्रेशन के अभाव में, जैसे आज 30 अप्रैल से पहले जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, वे आगामी 3 महीनों तक वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम
30 अप्रैल से पहले बूथ वाइज रजिस्ट्रेशन करके 100% कवरेज करवाने का प्रयत्न करेंगे, तब जाकर के इस योजना का लाभ जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वो तमाम राजस्थान के लोगों को मिल पाएगा। मैं इस अवसर पर ये भी अपील करना चाहता हूं कि कोरोना ने फिर अपनी दस्तक दे दी है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम कोरोना की एडवाइजरी का पूरा पालन करें। मुख्य रूप से 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका पालन करें और इसके साथ साथ बहुत जरूरी हो तब घर के बाहर निकलें और घर में भी 2 गज की दूरी बनाए रखें और इसके साथ साथ कोरोना की एडवाइजरी का पूरा पालन करते हुए हमको कोरोना से बचना है, दूसरों को बचाना है और पूरी की पूरी एडवाइजरी का पालन करते हुए कोरोना से हमको युद्ध लड़ना है। मैं अधिक ना कहकर पुनः एक बार अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ लेकर हम राजस्थान को चिरंजीवी बनाएं और राजस्थान को निरोगी राजस्थान के रूप में एक अच्छा स्टेट, आदर्शवान स्टेट बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मेरा अब निवेदन रहेगा माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जी श्री डोटासरा जी से अपने उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री साहिबान, डॉक्टर रघु शर्मा जी, चिकित्सा मंत्री जी, चिकित्सा राज्य मंत्री जी गर्ग साहब, CS महोदय, तमाम अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधिगण, MLA साहिबान और जो भी जिलों से सब जुड़े हुए हैं उनको साथ लेते हुए सबसे पहले तो मैं हमारी सरकार के मुख्य आदरणीय अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आज की जो ये VC का कार्यक्रम रखा, इसमें 2 बातें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो इस वैश्विक महामारी से हम लोग कैसे बचें और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हम सबके साथ करने का निर्णय लिया और एक ऐसी योजना जो बीमार होने के ऊपर उसको सरकार गारंटी दे कि आपको हम स्वस्थ करेंगे और उसके लिए सरकारी खर्चे के ऊपर उसका इलाज 5 लाख रुपए तक कराना, ये बजट घोषणा का जो योजना थी उसको अब कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, इसके बारे में चर्चा। दोनों ही अति महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, सबके विचार आए। मैं शॉर्ट में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं सर कि हमको इन दोनों बातों के लिए ही जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। सरकार पैसे दे रही है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर 3 महीने का जो गैप जाएगा उसमें लोगों में किसी आक्रोश बढ़ेगा कि साहब हमको अब लाभ नहीं मिल रहा, हमको लाभ नहीं मिल रहा। तो हमका सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, कि हम कैसे 30 अप्रैल तक वो लोग जो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक नहीं हुआ है उन लोगों को हम लोग कराएं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी पंचायत राज के जनप्रतिनिधि हैं वो ग्राम पंचायत की बैठकें करें, पंचायत समिति की बैठकें करें, जिला परिषद की बैठकें करें और वहां पर इस बात की चर्चा करें जिससे तमाम जनप्रतिनिधिगण को ये चर्चा हो सके, चाहे नगर पालिका हो चाहे पंचायत राज के जनप्रतिनिधि हो, तो वो चर्चा गांव-गांव तक चले और लोगों को उसका लाभ मिल सके। दूसरा, मैं कल परसों गया था सर, जिला परिषद की मीटिंग थी, अच्छे तरीके से लोगों ने समझाया। तो जबकि वो जिला जनप्रतिनिधि बहस करना चाहते हैं मुद्दों पे अपने पे, लेकिन इस योजना के बारे में जब बताया गया तो सबने एक स्वर में कहा हाँ इस योजना के बारे में बताओ, ये क्या चीज है, कौन लोग ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, कौन लोग हैं जो इनको जुड़ना चाहिए और कैसे हमको लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूं इसके प्रति बहुत आकर्षण है, उसको हमको देखते हुए सबको कैसे लाभ मिले और 30 अप्रैल तक ही हम सब लोगों को कवर कर लें, जिससे 3 महीने तक उनको ये चिंता नहीं सताए कि कल को मेरे साथ कुछ हो गया तो मुझे बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। तो एक तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों, जहां भी बैठे जहां भी करें। और मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि 1 महीने में ग्राम पंचायत की 2 मीटिंगें होती हैं, तो हमारी 20 तारीख को पंचायतों की मीटिंग होती है, तो 20 तारीख के लिए एक ऐसा अभियान चलाया जाए और अधिकारियों को उनको भेजा जाए, सबकी ड्यूटी लगाई जाए कि वो 20 तारीख को जो ग्राम पंचायत का जो बैठक है उसमें वो जाएं,
और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की उसको पालना करते हुए हम सब लोग बताएं, जिससे गांव के पंच, सरपंच और तमाम मौजूद लोगों को पता चले तो वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। एक इसमें सर इस बात की सख्ताई करनी पड़ेगी कि जो ये ई मित्रा है उसके ऊपर काफी शिकायतें वर्षों तक चली आ रही हैं। जब से ये मित्रा चला है तो इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा कि अगर इस योजना के अंदर किसी को जोड़ते वक्त अगर आपने कोई शुल्क ले लिया, शिकायत मिल गई, तो परमानेंटली आपको यहां से डिबार कर दिया जाएगा। इस तरीके से एक सख्त संदेश हमको देना पड़ेगा जिससे हमको इसका लाभ मिले। एक दूसरा मैं मेरी तरफ से सुझाव देना चाहूंगा सर कि काफी ऐसे अपीलें एसडीएम्स के पास पड़ी हैं जो खाद्य सुरक्षा के लिए वो लोग जोड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद भारत सरकार का पोर्टल इसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो वो अपीलें निर्णय कर दें, एसडीएम को ये दे दें एक टाइम पीरियड की 10 दिन में, 7 दिन में आप जो निर्णय करना चाहो कर दो। जो निर्णय में एसडीएम ये कह दे कि हाँ ये पात्र है, वो नहीं भी जुड़े तो भी उसको निःशुल्क इस योजना में हमको जोड़ना चाहिए। तो जो लोग वास्तव में पात्र तो हैं लेकिन भारत सरकार का पोर्टल नहीं खुलने के कारण से उनको लाभ नहीं मिल रहा है और उनको मजबूरी में 850 देना पड़ेगा या 3 महीने तक उनको वंचित रहना पड़ेगा। और भारत सरकार कब पोर्टल खोलेगा नहीं खोलेगा हम कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को, सभी अधिकारियों को यहाँ से मैसेज जाना चाहिए लिखित में कि आप जो भी अपील आपके पास है वो इस डेट तक के आवेदनों की आप फैसला कर दीजिए और जो फैसला कर दिया उसकी संख्या को लेकर के हम हमारे हिसाब से उनको जोड़ने का काम करें। तो ये 2-3 चीजें हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा, एक पंचायत राज के जो जनप्रतिनिधि जीत चुके हैं उनके प्रशिक्षणों का कार्यक्रम अब तत्काल होना है, पेंडिंग है। तो ये भी अगर हम 30 अप्रैल पहले अगर हमारी कोई डेट डिक्लेयर कर सकते हैं तो कुछ ही जनप्रतिनिधि आते हैं, उसमें 10, 20, 50 आपकी जो 100 की संख्या उसके अंदर अंदर ही आते हैं। तो ऐसे प्रशिक्षण अगर हम क्लस्टर वाइज कर ले या पंचायत समिति वार कर ले और उसमें इस बात को विशेष रूप से हम पैम्पलेट भी देवें और बताएं तो वो लोग भी जा करके अपने अपने गांव में, अपने अपने ढाणियों में इस बात को कहेंगे। तो मैं समझता हूं ये करना पड़ेगा। एक जो ग्राम पंचायत है उनमें तत्काल सभी में ई मित्रा है, लेकिन वो कुछ लोग काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ टाइमली करते हैं। तो इस 30 अप्रैल तक के लिए उनको पाबंद किया जाए कि आपको इस समय से लेकर के इस समय तक 100% उपस्थित रहना पड़ेगा। अगर आपकी कोई मशीन खराब है तो फिर आपको अल्टरनेटिव कोई न कोई बात करनी पड़ेगी जिससे किसी व्यक्ति को गांव पंचायत में, पंचायत घर में जाए, ई मित्रा में वो आदमी नहीं मिले तो फिर उसको ये लगता है बाद में करा लेंगे, अपन थोड़े बीमार हो रहे हैं, तो उससे मतलब अपनी गति बढ़ सकती है। दूसरा, कोरोना में वास्तव में ये लहर तो आ रही है और लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है, उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि दोबारा से ऐसा नहीं हो जाए कि सब कुछ बंद हो जाए। अगर सब कुछ बंद हो गया तो फिर हमारे 12 महीने 1.5 साल बिल्कुल परेशानी में हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि लोगों से जो जनभावना आती है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरे देश में आपने नंबर 1 लिया है। इसको जागरूकता के माध्यम से ही हमको आगे ज्यादा बढ़ना चाहिए। जितनी हम मिनिमम सख्ताई कर सकते हैं उतनी करें, जहां आवश्यकता होगी वहां करें, लेकिन इसको भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। जो लोगों की भावना है कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए दोबारा, क्यों लोग पूछते रहते हैं कि साहब सब कुछ वापस बंद कर रहे हो गया, लॉकडाउन कर रहे हो गया। तो मतलब लोगों की जिज्ञासा है कि कहीं सारे धंधे वापस बंद नहीं हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे। विद्यालय बंद हुए उससे भी काफी लोगों को हुआ, लेकिन जान बचाना हमारी प्रायोरिटी में है। तो मैं समझता हूँ ये बात भी ठीक है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे भी निवेदन किया था कि अभी जो चल रहा है, जो पीक आ रही है, उससे तो हम लोग सभी चिंतित हैं, लेकिन जो ही अगर हमारी स्थितियां थोड़ी बहुत सुधार में आए तो फिर जिला कलेक्टरों को कह करके स्कूलों के बारे में जो भी निर्णय हम ले सकें, क्योंकि साल बचाना भी हमारे बच्चों की प्राथमिकता में है। लेकिन जो स्थिति बन रही है, डे बाय डे बढ़ रहा है, तो अब हम कुछ कह नहीं सकते। जो निर्णय लिया गया वो बिल्कुल सही निर्णय है। इसको अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर उस पे जिला कलेक्टरों पे छोड़ने के लिए भी हम निवेदन आपसे करेंगे। बाकी कोरोना के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता वाली बात है। एक महाअभियान जैसे चलाया था उस तरीके से भी हमें दोबारा अगर कोई अभियान जागरूकता का इन दोनों चीजों के लिए अगर हम चलाएंगे तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा हम प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि पूरे देश में जब जहां भी बात होती है तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजस्थान में जो जिस तरीके की ये योजना पहले लाई थी
निःशुल्क दवा योजना तो वाई पूरे देश दुनिया में हुई थी। इस बार भी ये योजना जो आई है, ये क्या है, उस सबके प्रति रुचि है कि ऐसे कैसे आप सबको 5 लाख रुपए तक फ्री दे दोगे, कैसे दे दोगे। तो मैं समझता हूं ये हमारे लिए एक तरीके से जन सेवा के लिए रामबाण औषधि है कि हम इसके माध्यम से जनता का दिल जीत सकते हैं और उसकी सेवा का भी हमारे पास में अच्छे से अच्छा इलाज जो हमारे पास में एक हथियार है। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को आगे जाकर के लोगों के बीच में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता, और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश जाएं कि आप जहां भी जाएं, जिस पंचायत में जाएं या जिस मीटिंग में जाएं, तो आप कम से कम इस 30 अप्रैल तक के लिए तो इस बात को जरूरी से आप लोग करेंगे, तो ही ये हम लोग समझ पाएंगे। और ज्यादा एक्टिव इसमें जो ग्राम पंचायत लेवल पे पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड पंच हैं, सरपंच हैं, ये अगर इनको थोड़ा सा और ज्यादा मोटिवेट करके हम ले लेते हैं तो गांव ढाणी तक हमारी बात भी पहुंचेगी और लोग रजिस्टर्ड होंगे तो उनका लाभ भी लोगों को मिलेगा। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा अपने उद्बोधन के लिए। सर। हमारे वरिष्ठ साथी शांति धालीवाल जी, बीडी कल्ला जी, रघु शर्मा जी, गोविंद सिंह दोतात्रा जी, सुभाष गर्ग जी, भरेंद्र जी जाटव, लालचंद कटारिया और तमाम हमारे उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, पूरे गांव तक वार्ड पंच और सरपंच से जुड़े हुए हैं, तो हम अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं कि ये सोच समझ के आप सबको तकलीफ दी है, क्योंकि 2 इश्यू बहुत बड़े हैं। एक तो कोरोना अपना बड़ा इश्यू है। 5-6 दिन पहले जब तय किया था तब तो सोचा था चिरंजीव योजना जो है, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, जिसके बारे में अभी सबने अपनी बात कही, सिर्फ उस पे आज आपसे बात करेंगे, ये तय किया गया था। परंतु पिछले 10 दिन में जो स्थिति बदली है और जो हालात बदले हैं, उसमें चिंता का विषय बन गया है, कोरोना बन गया है। इसलिए मेरे साथियों ने आपसे बात की है, कोरोना के बारे में बात भी की है। और मैं भी चाहूंगा कि मैं आप सबसे अपील करूं कि पिछली बार कोई कमी नहीं रखी हमने, पूरे देश में, पूरे देश के बाहर भी, दुनिया में भी राजस्थान का नाम हुआ था, भीलवाड़ा मॉडल का नाम हुआ था, और हम लोगों ने पूरी तरह कोरोना को कंट्रोल रखा था, जिसकी सब जगह तारीफ हुई। प्रधानमंत्री जी तक ने तारीफ करी और कई बातों में कह दिया कि राजस्थान का जो फैसले वो अन्य राज्यों को भी अपनाने चाहिए। समय पे हमने लॉकडाउन लगा दिया था, पहले भारत सरकार के पहले लगा दिया था। इस बार कोरोना जो आया, मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहूंगा कि हम लोग करीब करीब रोज मीटिंग कर रहे हैं कोरोना को लेके, डॉक्टर्स के साथ में, एक्सपर्ट्स के साथ में, जिला कलेक्टर से लगा के पीएमओ और सीएमएचओ और सब जो भी लोग हैं। ये कोरोना का जो दस्तक दी है, ये कोरोना एक दूसरी लहर है जो आ चुकी है देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। उसका अंदाजा लगा लीजिए कि पिछली बार जो साल भर में केस आए थे अपने देश के अंदर, वो 98,000 आए थे, 58,000 केस आए थे देश के अंदर प्रतिदिन। अमेरिका में आते थे 3-4 लाख आते थे, और वो पीक पे था। 98,000 सबसे ज्यादा आए थे, करीब करीब लगभग। इस बार 1,50,000 के लगभग आ चुके हैं। 1.5 लाख अभी आ गए अप्रैल के अंदर। वो तो आए थे अक्टूबर में आए थे। तो आप जस्ट इमेजिन करें, पिछली बार के 10 महीनों में मार्च में शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर के आसपास में 58,000 आए थे। और अभी तो शुरुआत हुई है, और शुरुआत में भी आप देख लीजिए कि पिछले 10 दिन के अंदर अंदर 1.5 लाख आ गए प्रतिदिन के हिसाब से कंट्री में।
महाराष्ट्र तो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। 50,000 केस तो खाली अकेले महाराष्ट्र में आने लग गए प्रतिदिन। मृत्यु दर भी डबल हो गई है। और फैलने की जो इसकी अप्रोच है कोरोना की खुद की, वो तेज गति से फैल रहा है। गति बहुत तेज है फैलने की। इतना खतरनाक मामला है तब भी हम लापरवाह हैं। और फिर गलती किसी की नहीं है, क्योंकि मानव स्वभाव ही होता है कि साल भर से हम लोग घरों में बंद रहे, पहले लॉकडाउन था, सब काम धंधे छूट गए, धंधे बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया। आप सब जानते, लंबी कहानी है। सबने आप सहयोग किया शानदार। कोई भूखा नहीं सोया, खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, सरकार ने भी खाना राशन पहुंचाया, साथ में कैश बांटे हम लोगों ने। करीब 35 लाख लोगों को 3 किस्तों बांटे थे 3,500 रुपए। और अभी मैंने कल परसों एक किस्त और भेजी है 1,000 करोड़ 1,000 रुपए की, तो 4,500 हो गए। कहने का मतलब ये कि ये सब कुछ हमने किया और पूरे प्रदेश जनता ने किया, धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो पूर्व थे या वर्तमान थे, सरपंच या जो भी थे। कहने का मतलब कोई कमी किसी नहीं रखी, पूरा प्रदेश एकजुट था, तब जाके हम कामयाब हो गए थे। अब साल भर हो गया, अभी लोगों ने देखा कोरोना गया। पहले डर ये था कि पता नहीं कितनी लाशें बीच आएगी। टेलीफोन भी एक दूसरे को देते हुए चमकते थे कि टेलीफोन में हाथ लगे मेरा तो कोरोना नहीं पहुंचे दूसरे हाथ के अंदर कहीं, इतना डर था। अब वो सब भय खत्म हो गया है। और वो अब समझ नहीं पा रही जनता भी कि ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, आंकड़ों में कोई जा नहीं रहा है। इसलिए लोग अब लापरवाह हो गए हैं। कई हमने कदम उठाए हैं, कर्फ्यू लगाए हैं। कर्फ्यू के साथ साथ में हम लोगों ने स्कूल है, रेस्टोरेंट जो बंद करना था वो बंद किए। शादी ब्याह में भी संख्या कम कर दी और कम करने जा रहे हैं। सब कदम उठाने के बावजूद आप सड़कों पे जाओगे, देखोगे कि मास्क लगा नहीं रहा कोई, बहुत कम लोग मास्क लगा रहे हैं। पुलिस का सहयोग भी एक सीमा तक ही लेना चाहिए। ज्यादा लेंगे फिर वो कई जगह बदतमीजी होगी, कई झगड़े होंगे और कई लोग अपनी बेइज्जती फील करेंगे। वो नहीं चाहते, हम लोग भी नहीं चाहते, वो अलग बात है। तो मेरे नहीं चाहने से क्या होगा? अगर मान लीजिए लोग मानेंगे ही नहीं और जो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए आंकड़े, आप देखोगे अभी तो हमारी मृत्यु दर तो अभी 1% कम कर रखी हम लोगों ने। इतना ध्यान दे रहे हैं हम लोग, इतना अच्छा इलाज रास्ता में चल रहा है। अप्रैल, पिछली बार 9 अप्रैल को खाली 30 मामले आए थे और इस बार एक दिन में 4,401 आ गए मामले। और 413 थे लास्ट टाइम जो कुल एक्टिव मामले थे 9 अप्रैल को। और अब हो गए 24,085 मामले हो गए एक्टिव केस, जो घरों में है या अस्पताल में भर्ती है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, चिंता का विषय बना हुआ है। उसमें जनता का सहयोग चाहिए, सरकार को भी। और आप लोगों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग दिमाग में रखें, पहले गांव में नहीं फैला था पिछली बार, तो गांव वाले निश्चिंत थे। पर जो मरने वालों के आंकड़े आ रहे शहरों में, उसमें 30% लोग गांव के हैं। इसका मतलब है गांव के लोग दूर दूर रहते हैं, आपस में कोई वैसे ही मर जाता, भाई हार्ट अटैक हो गया होगा, डायबिटीज था और कोई बीमारी थी, उसकी कोई गिनती में नहीं आते हैं। कोई आगे शहरों में इलाज करवाते हैं, मर गया तो गाँव वाले के हो गया होगा, बूढ़े आदमी थे। ये नहीं कि कोरोना से 30% मृत्यु हुई है, वो ग्रामीणों की हुई है। इस बार ग्रामीण इलाकों में, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा गांव में फैल गया, वहां तो छत्तीसगढ़ में फैल गया है। हमारे यहाँ पे भी डूंगरपुर में, उदयपुर में गांव में फैला है, क्योंकि गुजरात में काफी भयंकर तबाही मचाई हुई है इस कोरोना ने। वहां के लोग जो आते हैं, गुजरात के पड़ोस में ही है डूंगरपुर और उदयपुर, सिरोही और जालौर की तरफ, वहां स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से पहले की तरह हम लोग पूरी तरह कामयाब हों, लोगों की जिंदगी बचाएं, आजीविका बचाएं। साथ में इतने लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते कि काम धंधे चलते रहें,
तो जिंदगी बचे ये ज्यादा जरूरी है। वो तभी संभव है जब पहले की तरह माहौल बने। पहले की तरह माहौल, पिछली बार प्रधानमंत्री ने कहा जनता कर्फ्यू, थाली बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ या मोमबत्ती लगाओ। जो कहा आपने किया, एक माहौल बना। भाई जो सरकारें कह रही है वो जनता मान रही है। हमने जो कहा आपने वो किया। आपने खाना पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। पुलिस वाले भी, कांस्टेबल भी खाना पहुंचाने में लग गया। ये चिंता नहीं करी मेरा खुद का क्या होगा कोरोना के अंदर। और हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने भी देश में, खाली प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेडिकल में जो काम कर रहे हैं लोग, मेडिकल फैसिलिटी के लोग जो हैं कोरोना में काम कर रहे हैं, अगर वो मर गया तो 50 लाख देंगे। हमने उससे 2 कदम आगे बढ़े, 10 कदम आगे बढ़े। हमने कहा नहीं, वो नहीं, चाहे वो कोई अधिकारी कर्मचारी सरकारी है, पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, आशा सहयोगी क्यों नहीं हो, आंगनबाड़ी वर्कर क्यों नहीं हो, संविदा कर्मी क्यों नहीं हो, टेम्परेरी काम कर रहा हो सरकार में, उसको 50 लाख देंगे अगर वो कोरोना में काम करते तो मर गया तो। इतना हमने भी ध्यान रखा, घर का सामग्री पूरी सब कुछ किया। तो कहने का मतलब ये कि सरकार ने इसलिए कामयाबी हासिल कर पाई क्योंकि आप सबका बहुत भयंकर सहयोग रहा। अब जो माहौल बना है लापरवाही का, मैं लापरवाही सब बार बार बोल रहा हूँ जानबूझ करके, कृपा करके आप लोग थोड़ा इसमें बाहर निकले। जनप्रतिनिधि आप लोग हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं कि आप लोगों को समझाना पड़ेगा। वैक्सीन लगाने के बाद में कोरोना आ रहा है, पर फिर भी वैक्सीन जरूरी है कि वैक्सीन से जान बच रही है। वैक्सीन लगाने वाले के कोरोना आ भी जाता है। पहले जब कोरोना आता था तो जान जाने की स्थिति बन जाती थी, कई बार वेंटिलेटर पे जाना पड़ता था। अब जो केस आ रहे हैं उसमें ये स्टडी हुई है कि जिसकी वैक्सीन लग गई, कोरोना तो हुआ है, भर्ती भी हो रहा है वो, पर मरने वाली स्थिति नहीं आ रही उसकी, मतलब मृत्यु दर कम हो रही है, फेफड़ों में कम जा रहा है उसका असर, कोरोना का फेफड़ों में कम जाता है, मृत्यु दर कम होती है। तो हमें बड़ा फायदा है। अभी अनफॉर्चुनेटली कई जगह केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं आजकल से, क्योंकि वैक्सीन आ नहीं रही है। खाली राजस्थान की बात नहीं, 8-10 राज्यों में नहीं आ रही है। उड़ीसा करीब 700 केंद्र बंद हो गए हैं। पता नहीं हमारे हेल्थ मंत्री जी को क्या हो गया केंद्र के अंदर, फिर वो कह रहे हैं नहीं हम तो भेज रहे हैं, राज्य सरकारें लगा नहीं पा रही है। इतना झूठ बोलता हूं, मैंने कभी किसी मंत्री को सुना ही नहीं हुआ आज तक। सफेद झूठ कहते हैं, वो सफेद झूठ ये है कि वैक्सीन आ नहीं रही है। इसमें कोई हम लोग को शिकायत थोड़ी कर रहे हैं आपसे, कोई पॉलिटिकल इश्यू थोड़ी बन रहे हैं। सरकार क्योंकि मोनोपोली केंद्र की है, तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो उनको सूचना करे भाई हमारे यहाँ वैक्सीन कम पड़ती जा रही है क्योंकि खत्म हो गई है। सूचना तो कर रहे हैं हम लोग, आलोचना हम नहीं कर रहे हैं। वो उसको आलोचना मान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 11 तारीख से, मतलब आज से अम्बेडकर जयंती 14 तक आप टीका उत्सव मनाओ, वैक्सीन का उत्सव मनाओ। तो हमने कहा मनाएंगे, वैक्सीन भेजो आप। तो ये एक अलग इश्यू है जो हम लोग अलग ढंग से निपटेंगे उसको। इस प्रकार से पर कृपा करके हम लोग सब मिलकर के एक जनता में जागरूकता पैदा करें, कर्फ्यू लगाए हुए पालन करवाएं। और ये मास्क लगाना जो है वैक्सीन की तरह ही ज्यादा उपयोगी है, उसे पूरा बचाव होता है। ये तमाम बातें आपको मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ जिस मोहल्ले में आ रहा है कोरोना, वहां के अगर पेशेंट है तो वहां घेरा करके, वहां बड़ी लगा करके हम चाहेंगे कि वह पूरी घर घर में जांच हो, जिससे कि वो कोरोना आगे नहीं फैले। एक और बात है, अभी जो सिम्टम नहीं आ रहे हैं, बिना खांसी जुकाम के भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। जब सिम्टम आ नहीं रहे तो वो व्यक्ति घूम रहा है इधर उधर, उसको पता ही नहीं है कि मेरा कोई कोरोना है, और वो अपने घर में परिवार में घूम रहा है। तो पहली बार ऐसा देखा गया पूरा परिवार एक साथ में ही कोरोना में आ गया है। बढ़ते हैं यहाँ जयपुर के अंदर भी और जगह पे। तो इस बार कोरोना का अप्रोच या उसका मिजाज जो है अलग तरीके का है, खतरनाक है, और हमें उससे बचना चाहिए। तेज गति से फैल रहा है,
ज्यादा लोगों को मार भी रहा है। तो ये बातें जितनी करें उतनी कम है। रोज हम विज्ञापन देते हैं, रोज हम मेरे फेसबुक पे और ट्विटर पे हम लोग देते रहते हैं। आप मेरे कई लोग देखते होंगे मेरा फेसबुक या ट्विटर, उसमें मैं बहुत डिटेल में देता रहता हूँ और विज्ञापन भी आते रहते हैं सरकार की तरफ से, अखबारों में खबरें आती रहती है। कृपया करके हमें जिंदगी बचानी है, क्योंकि इतने मिलने वालों में जाना जा रही है। कल रात को मैंने बात करी अहमदाबाद में, किसी को फोन आ गया तो मैंने डॉक्टर से बात करी, अभी भी खबर आई साहब उनकी रात को 2:30 बजे मौत हो गई थी। ऐसा दुख होता सुन करके। अभी मैंने बॉम्बे बात की किसी से, उनको मैं समझा रहा हूँ चिंता में बचाओगे, वो कहने सर मैं नहीं बचूंगा, मुझे लगता है। कहने का मतलब जो जिसकी तकलीफ हो रही है वो तकलीफ वाला परिवार वाला जानता क्या स्थिति बनती जा रही है। तो इसमें आपकी इमदाद चाहिए, मदद चाहिए। प्रदेशवासियों को हम कैसे बचाएं, हम सबकी जिम्मेवारी है, हमारी उम्मीद है कि आप निभाओगे। दूसरी बात अब जो करनी है आपसे वो है चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये बहुत शानदार एक बड़ा फैसला हुआ है आपके आशीर्वाद से। इसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्कीम लागू करना हम सबका फर्ज है। करना कुछ नहीं है, कई बार गरीब आदमी समझ नहीं पाता योजना को। और एक बात मैं क्लियर करूँ, ई मित्र वाली जो भी अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि शिकायत आती रहती है। पहले जब स्कीम चालू की थी तो ई मित्र वालों को आवेदन करने का 20 रुपये, फिर जो 850 रुपये जमा कराने वाले थे लोग उनसे 10 रुपये और लेते वो शुल्क, और पॉलिसी का दे देता वो सर्टिफिकेट दिया आपकी पॉलिसी बन गई बीमा की 5 लाख की, उसका 20 रुपये और लेता, 50 रुपये लगते। अब हमने फैसला किया कि 50 रुपये आप नहीं भरोगे, आप प्लीज आप समझे जनता को, 1 रुपया ई मित्र को देने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा सरकार देगी उसको 50 रुपये प्रति व्यक्ति। एक बात तो ये। दूसरा, ई मित्र वालों को हम कह रहे हैं कि अगर आपने कोशिश करी और वहां पर जन जागरण अभियान छेड़ के आपने 80% लोगों को करवा दिया रजिस्ट्रेशन 80%, तो आपको प्रति व्यक्ति 5 रुपये आपको बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा ई मित्र वालों को। तो ई मित्र वाला कंफर्टेबल रहेगा, कोई बेईमानी करे उसके बाद में आप 181 पे आप शिकायत करो, हम उसके देखेंगे क्या उसको लाइसेंस कैसे करें क्या करें। 1 रुपया नहीं लगने वाला किसी का भी। जिनका लगेगा पैसे वालों को सिर्फ 850 रुपये, बाकी सबका फ्री है। तो ये बात आपको कहना चाहूंगा। और मेरा निवेदन ये है कि ये जो स्कीम है 5 लाख तक का बीमा, जिसमें जो पहले आपका बीमा अगर मिल रहा आपको तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो भामाशाह का मिल रहा था, चाहे आयुष्मान भारत के बाद में हमने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम रखा था। 1 करोड़ 10 लाख लोग उसमें आए थे। तब भी अधिकांश प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रूट बना रखे हैं, बहुत कम पैसे वो देते हैं 300-400 करोड़ रुपए, तो वो स्कीम सबको लागू नहीं हो सकती थी। हमने तय किया है पूरे प्रदेशवासियों का ही, चाहे वो NFSA में है, वो खाद्य सुरक्षा योजना में है या नहीं है, या जो एक और सर्वे हुआ था अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है, सोशल इकोनॉमिक सर्वे, चाहे उस पर है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उन तमाम लोगों को जो 1,10,000 परिवार हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और जो बीमा का पहले कवर आ चुके हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। एक बात तो ये है। दूसरा, जो हमारा लघु व सीमांत किसान है, या एक कैटेगरी पूरी आपको बताई गई होगी, अभी बता देंगे आपको सिद्धार्थ, 8-10 तरह की जो कैटेगरी है कि जिसमें सभी को फ्री है, कोई पैसे नहीं जरूरत नहीं उनको भी। और उसके अलावा जो है जो सक्षम है वो 850 रुपये दे दे सिर्फ नाम मात्र के, वो भी स्कीम में जुड़ जाए। मेरी चिंता और कुछ नहीं है, चिंता यही है 1 मई तक नहीं जुड़े हम लोग, 1 मई को लागू हो जाएगी स्कीम। ये भी आपको जान के गर्व होना चाहिए कि बजट में घोषणा तो कई होती है और कई बार तो दिसंबर आते घोषणा शुरू नहीं होती है, साल भर लग जाता है घोषणा पूरी करने, कई बार तो अगले साल में जाती है वो घोषणा। इससे बड़ा क्या काम हो सकता है कि इस बार मैंने बजट पेश करने के दिन
ही मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं यहाँ पे जितेंद्र आर्य जी, उनको मैंने फोन किया घर आके असेंबली से, आप आज ही ऑर्डर जारी करो सब विभागों को कि मैंने क्या क्या घोषणाएं करी है अपने विभाग की, उनका कैटेगरी बनाओ, कौन सी योजना ABC करो, जिससे कि हम टाइमली इसको पूरा कर सके। अब आप देख लीजिए जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये 5 लाख वाली है, ये 2 महीने 2.5 महीने में लागू हो जाना, मैं समझता हूं कि इससे आपको सरकार की मंशा मालूम पड़ेगी कि सरकार कोरोना से जंग भी जीतना चाहती है और लोगों को राहत भी देना चाहती है। ये बड़ी राहत है। कई बार तो घरों में गहने बिक जाते थे, मकान गिरवी रखते थे माँ बाप का इलाज करवाने के लिए, जानते हुए कि उनकी जान नहीं बचेगी, कैंसर के पेशेंट थे। तभी हमारा संस्कार ऐसा है घरों का, भाई बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, बचाने की कोशिश करो। कितना पैसा खर्च होता था। अब आपका बीमा 5 लाख होना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि राहत मिलेगी। और राजस्थान में बीमा भी एक अभिनव प्रयोग हो गया। ये दूसरा जो हमारा ये तो है इंडोर के लिए, ये आप सुन लीजिए, कंफ्यूजन में अस्पताल में नहीं होना चाहिए। ये योजनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए जो भर्ती होंगे वहां पर, जब बीमारी छोटी है बड़ी है, भर्ती होने वाले के लिए स्कीम है। और स्कीम भी इतनी शानदार है कि भर्ती होने के 5 दिन पहले तक जो उसका खर्चा होगा अस्पताल में है, जहाँ डॉक्टर कहेंगे सोनोग्राफी करानी है, जांच करवानी है, या रक्त का क्या ब्लड का टेस्ट करवाना है, वो सब खर्चे भी शामिल है इसके अंदर, वो भी सरकार देगी। और ऑपरेशन हो गया आपका, ऑपरेशन के बाद में भी 15 दिन तक जो खर्चा होगा ऑपरेशन के बाद में, घर जाने के बाद में भी, वो खर्चा भी इसमें बीमा में कवर है। और साथ में जो कोविड का भी जोड़ दिया है और आपका डायलिसिस का जोड़ दिया, 50 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिया हम लोगों ने उनको। अब आपको ये स्थिति है कि आप अगर 1 मई के बाद में कोई कोविड में जाएगा प्राइवेट अस्पताल में जो चिन्हित किया हुआ उसी में, उसका खर्चा भी अब आपको नहीं लगेगा, वो भी गवर्नमेंट देगी पूरा। और आज भी जो कोरोना का मरीज है सरकारी अस्पताल में उसका इलाज फ्री होता है, चाहे वो CT स्कैन हो और चाहे वो टेस्ट दवाएं 40,000 इंजेक्शन लगते हैं वहां पर, वो सब फ्री है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो चिरंजीवी योजना है, इसमें 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का खर्चा भी शामिल है। इसमें आप कृपा करके, अगर मैं जो बता रहा था आपको, अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर 30 तारीख तक या इसमें आपने इस रजिस्टर नहीं कराया, बीमा पॉलिसी नहीं ली फ्री में, तो फिर आप जो है उसके बाद उनको बीमार पड़ गया, घर के कोई सदस्य है, और अगर प्राइवेट में चले गए आप, 1 लाख 2 लाख का 4 लाख का बिल बन गया, तो बीमा कंपनी उसको भरने वाली नहीं है, क्योंकि आपने बीमा पॉलिसी ली नहीं, वो कहेगा। जबकि बीमा पॉलिसी फ्री मिल रही है आपको, फ्री मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है, या 850 रुपये मिल रही है, तब भी आप अगर नहीं अपना कराओगे रजिस्ट्रेशन तो नहीं मिलेगा, 3 महीने तक नहीं मिलेगा। 3 महीने में आप वापस उसका करवाइए रजिस्ट्रेशन, तो 3 महीने बाद में फिर आपके लिए लागू होगी स्कीम बचने वालों के लिए। तो कृपा करके, फ्री का काम है, खाली आपके मार्गदर्शन करने से, सेव करने से, गाइडेंस देने से कितने लोगों का, आम लोगों का भला हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हो। तो आपस में आप प्रतिस्पर्धा करो कि कोई भी आदमी आपके गांव में या शहर में वंचित नहीं रहे बीमा करवाने में। ये कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर कोई शिकायत है तो जो विज्ञापन हमने दिया है और विज्ञापन देंगे, उसमें लिखा होता है आप कहाँ शिकायत कर सकते हो, कहाँ व्हाट्सएप भेज सकते हो, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ये तमाम बातें उसमें लिखी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो आज जुड़े हो वार्ड पेंशन, अब मैं आपने 5-10 लोगों से बात करूंगा, आप में से जो सरपंच और वार्ड में बैठे उनसे, और कोई अगर आशंका बताइए तो बाकी लोग सुनेंगे, पूरे राजस्थान के लोग सुनेंगे आपकी बात को। तो हो सकता है कि आपकी शिकायत जो है, शिकायत वो उनकी भी हो, और वो शिकायत को दूर करने में उनको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले राम सिंह मीणा, सरपंच सालोली अलवर, प्रजा समिति रैनी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सादर नमस्कार।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण लाभदायक गरीबों के लिए वरदान स्वरूप योजना को राज्य में लागू करने के लिए जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का मैं राम सिंह मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत सालोली, पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके कुशल नेतृत्व में हमारा राज्य चौमुखी विकास हो रहा है। हमारे विधायक महोदय श्रीमान जवाहरलाल जी मीणा द्वारा प्रतिदिन समर्पण भाव से प्रयास किए जा रहे हैं कि योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे। हम सभी सरपंच गण ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति का 30 अप्रैल से पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ हेतु पंजीयन हो सके। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोविड टीकाकरण में भी 100% टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है। अंत में एक बार आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। राम जी बड़े अच्छा कहा आपने। पूरा प्रयास कीजिएगा कोविड के लिए भी और ये प्रदर्शन करवाने के लिए भी, इसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का भी। और जौहरी भाई को मेरा नमस्कार करना, धन्यवाद। अजमेर से श्रीमती कमलेश गुर्जर, प्रधान साहिबा, पंचायत समिति श्रीनगर। मुख्यमंत्री जी चिरंजीव नमस्ते। स्वास्थ्य बीमा योजना बजट घोषणा 2021-22 लागू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं सुविधाएं आभार पंजीकरण। इससे सभी लोगों को निःशुल्क 5 लाख के लिए तब 5 लाख तक इलाज मिलेगा। सभी जगह प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। सभी जगह कैंप चल रहे हैं। जिले में सबसे ज़्यादा पंजीकरण श्रीनगर पंचायत समिति में किए जा गए हैं। सरकारी मशीन एवं सभी सरपंच सक्रिय भागीदार दे रहे हैं। सुझाव कोई देना सुझाव आपको और कोई सुझाव? हाँ बोलिए। 20 साल पहले भी आप मुख्यमंत्री थे, गोविंद सिंह बाबा की टाइम। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जब से लाइनें बिछ रही हैं पानी की, बिसलपुर की, पर पानी नहीं आ रहा है। पानी कम आता है। चलो ठीक है। नीचे वाले जो भी कर्मचारी है, नीचे वाले उनको कहो, आप बताओ तो पानी की जनता में सप्लाई हो। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ श्रीनगर के लिए, ठीक है। और एक नरेगा के अंदर 200 मजदूरों का रोजगार बढ़ाया जाए। 200 दिन के मजदूर है ना, उनको लगा जाए। हाँ, अब ये भारत सरकार के हाथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका। श्री राजाराम जी, सरपंच चॉइस बीडी खाजूवाला, बीकानेर। सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत आभार। मैं जी राजाराम कसवा, सरपंच 14 बीडी। सर, जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री योजना शुरू की है वो अपने आप शब्द से ही पता चल रहा है कि चिरंजीवी, तो ये हम आशीर्वाद, एक जनता के प्रति आशीर्वाद है आपका बहुत बहुत बड़ा। जिस प्रकार से पहले निःशुल्क दवा योजना आपने शुरू की, जिसका हमारे प्रदेश नहीं पूरे देश में और विदेशों में भी इसका बहुत बहुत अपनी बड़पन हुआ, बड़ाई की लोगों ने कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार के जिन्होंने की एक अनूठी योजना शुरू की है, और यही चिरंजीवी योजना आपने शुरू की है। तो मेरी ग्राम पंचायत में भी जितने लघु सीमांत सामान्य जन हैं वो मैं प्रेरित करूंगा सभी को
और अभी तक 40 लोग हैं वो इस योजना से जुड़ चुके हैं। और क्षेत्र में हमारे जो कर्मचारी गण हैं वो भी, जैसे एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार जी हैं, बीडीओ साहब हैं, सीएमएचओ हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जनता को प्रेरित कर रहे हैं, और हम भी करेंगे। और जो योजना शुरू की है इसके लिए जनता आपके लिए बहुत बहुत आभारी रहेगी सर। और एक मैं सर कहना चाहूंगा कि ये जैसे एमएलए लेड में आपने बढ़ाया है, इसका 2.5 से 5 किया है, उसी प्रकार से महंगाई को देखते हुए अगर पंचायतों में भी एसएफसी का थोड़ा हिस्सा बढ़ाएं तो हम सरपंच गण है वो आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे सर। और सभी आपका और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपका, ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने जो दवाएं फ्री कर रखी है पहले और टेस्ट फ्री कर रखे हैं, वो हो गया आउटडोर के लिए। इसको समझने की आप कोशिश करें। जो चिरंजीवी योजना है ये सिर्फ जो भर्तियों उनके लिए है, बिल बनेंगे उनके इंश्योरेंस कंपनी में। और जो आउटडोर है, आउटडोर भी कंटिन्यू अपन ने सबसे पहले किया है, जिसमें जो भर्ती नहीं होगा उसको दवाएं फ्री मिले। अधिकांश दवाएं, कुछ दवाएं हो सकता लानी पड़ती होगी। और कई टेस्ट फ्री है, बुजुर्गों का सीटी स्कैन हमारे भी फ्री है। जोधपुर से चेयरमैन सामू देवी सांगला, पीपाड़ सिटी। राम राम बोलिए। स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री सर नमस्कार। हुक्म सर शैतान सिंह राजपुरोहित निवेदन कर रहा हूँ, एसडीएम पीपाड़ सिटी हुक्म। हाँ नमस्कार। आप अगर हुक्म फरमाए तो मैं इनको रिप्रेजेंट करूँ चेयरमैन साहिबा को। बताइए आप, कोई बात नहीं। चेयरमैन साहब पहली बार बनी है चेयरमैन। बोले सर, आपने पीपाड़ नगर पालिका क्षेत्र में कैंप लगाया और 750 मेंबर आपने बना दिए। आगे भी हम कैंप लगाएंगे। कैंप लगाए बाद में आप एग्जाम में भैया है चिरंजीवी योजना गरीबों ने सब लोगों ने फायदो मिलेला। चिरंजीवी योजना सब लोगों ने फायदो मिलेला, कोई फायदा में कमी नहीं रहेला। हम पीपाड़ में वार्ड कैंप लगा दिए और आगे भी लगा के 750 पीपाड़ में वार्ड मैंने कैंप लगा दिया है। आप लोग भी हम कृपा में सब मानो। आपने पहले भी फ्री दवाई योजना चालू की, फ्री जांच चालू की, इसलिए आप तो सब लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दवाई की जांच करने लगे, सब चीज की जांच करना नहीं तरीके है। तरक्का में देखो है देखो आपने पीपाड़ दूसरा घर में सब तरह सुविधा आपने हॉस्पिटल दे दिया। इसको आप जल्दी से जल्दी आप इस बजट में आपसे बहुत खुश और उम्मीद लगाई हुई है कि आपने इतना दिया है इस बजट में कि लोग खुशियां मना रहे हैं। और आपका मास्क भी लगा रहे हैं हम और 2 गज की दूरी भी रख रहे हैं। आपकी जो भी आदेश है उसकी पालना करते हैं। सर आपका दूसरा घर है, आपको सर आप इनके साथ आप क्या लगते हैं? ये चेयरमैन साहिबा के बड़े पुत्र है हुक्म सोन जी। तो भाई अगली बार पुत्र को अगली बार ये अकेली आएंगी और सब बातें खुद ही करेंगी। और महिलाओं के घूंघट बैठे हैं और मैं 2 मिनट के लिए एक मिनट घूंघट भी हटाओ और खुल के बात करो, ठीक है? अब बोलिए सर। हुक्म जो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये भारत में अनुपम और अद्भुत है हुक्म। और आपने जितनी भी फ्लैगशिप और लोक कल्याणकारी नीतियों की घोषणा की है उसमें ये सर्वश्रेष्ठ है हुक्म। और इस योजना के लिए हमने बहुत माइक्रो प्लान बनाया है हुक्म। हमने अर्बन और रूरल एरिया जो दोनों एरियाज को बाइफरकेट करके जितने भी अधिकारी जो वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है प्लस जन सहभागिता से इसको बहुत अच्छी तरह से माइक्रो प्लान किया हुक्म। और 30 सितंबर तक जो भी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत और सामाजिक आर्थिक गणना के अतिरिक्त जो भी जिनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है 30 अप्रैल तक हम 100% करवा देंगे हुक्म। बस में हमने
फर्स्ट फेज में जो राजस्थान में जो वेलफेयर एक्टिविटीज हुई हुकम, विभाग सब डिवीजन में सबसे ज्यादा हुई हुकम। हमने करीब 6-7 करोड़ के लोक कल्याणकारी कार्य, सूखे राशन के किट, उसके अलावा तैयार भोजन, अभी ये 3 लाख मास्क का वितरण किया। जो मेरे पहना हुआ नहीं, ऐसे 3 लाख मास्क का वितरण कर दिया हुकम, और आगे भी हम कर रहे हैं। और कोविड नहीं फैले इसकी प्रोटोकॉल की पूरी पालना कर रहे हैं हुकम। पुलिस, नगर पालिका प्रशासन, राजस्व प्रशासन सब मिलकर ये बड़े बड़े समारोह को भी रोक रहे हैं, जन जागृति पैदा कर रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल की 100% पालना करवा रहे हैं हुकम। और आपका सहयोग और मार्गदर्शन की हमेशा ही अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे राजस्थान को संभाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार हुकम। नहीं, आप अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हो, अगर सभी लोग लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत धन्यवाद। सवाई माधोपुर श्री ओम प्रकाश सैनी, शेरपुर ग्राम पंचायत सरपंच ओम प्रकाश सैनी। सवाई माधोपुर ओम प्रकाश सैनी, श्रीमती कुंती देवड़ा, जोधपुर नगर निगम नॉर्थ। आवाज नहीं आ रही, माधोपुर आ तो गया है। हेडक्वार्टर कुंती देवड़ा, जोधपुर नगर निगम मेयर साहिबा। डूंगरपुर राकेश रोत सरपंच। मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और पूरे डूंगरपुर जिले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें डूंगरपुर जिले में बजट घोषणा में बहुत सारी घोषणाएं की और 70 सालों में पहली बार इतनी घोषणा हुई। यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशी है। साथ ही बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जो गरीबों में बहुत इस योजना को लेकर बहुत खुशी है। हमारे परम आदरणीय एसडीएम साहब के सानिध्य में एक बार सारे सरपंचों की बैठक हो गई है और गांव गांव प्रचार कर रहे हैं। पहले गरीब आदिवासी पैसा नहीं होता था तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती थी, जमीन गिरवे रखनी पड़ती थी, गहने गिरवे रखने पड़ते थे। और आज इस योजना से पूरे क्षेत्र में काफी खुशी, आदिवासी विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में बहुत खुशी है। आपकी सरकार में पहले महानरेगा योजना एक लॉकडाउन में हमारे लिए वरदान साबित हुई, इसी तरह से यह योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी एक वरदान साबित हुई है और इस क्षेत्र में बहुत खुशी है। मैं ग्राम पंचायत कहारी की तरफ से और दौड़ा पंचायत समिति को होने के नाते पूरे सरपंच डूंगरपुर जिले के सरपंचों से यही निवेदन करेंगे और इस योजना का अधिक से अधिक लोगों को फायदा दिलाएंगे। माननीय हमारे एमएलए साहब गणेश जी गोगरा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बेणेश्वर जो पुल के लिए बहुत बड़ी योजना, हमारे डोजा से मेरी ग्राम पंचायत कहारी में जो रोड आपके बजट में निकले, इससे लोगों में काफी खुशी है। और विशेषकर कृषि महाविद्यालय सर, इतिहास में पहली बार इस ट्राइबल डूंगरपुर जिले के लिए कृषि महाविद्यालय खुला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के डूंगरपुर जिले की समस्त जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बोलने का मौका मिल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सवाई माधोपुर ग्राम पंचायत शेरपुर से बोलो। श्रीमान महोदय, मैं सवाई माधोपुर ग्राम पंचायत शेरपुर से सरपंच ओम प्रकाश सैनी। सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने राजस्थानी गरीब जनता के लिए एक लाभकारी योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया, जिससे कि जो गरीब पीड़ित जनता थी, जो इलाज के कारण पहले गरीबी के कारण हॉस्पिटलों में पैसे के अभाव में दम तोड़ दी थी, उसको एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि आपने 5 लाख तक का बीमा उसका आपने इसमें कवर किया है, जिसको हम लोग गांव लेवल पे कमेटियां बना के, ब्लॉक लेवल पे कमेटियां बना के, जिला प्रशासन भी इसमें पूरी मदद कर रहा है और हम लोग इसको गांव ढाणी तक पहुंचा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन हो और ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ मिले सभी लोगों को। श्रीमान महोदय, यह एक मतलब आपके द्वारा इस प्राकृतिक आपदा के समय जो पिछले 1 साल से जो कार्य किए जा रहे हैं वो
बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम सवाई माधोपुर की तरफ से, मेरी ग्राम पंचायत तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा इसमें एक छोटा सा सुझाव है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय डोटासरा जी ने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि कई गरीब जनता ऐसी हैं जो पिछले साल भर से खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपने आवेदन ऑनलाइन तो किए हुए हैं, पर वो उस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है, जो एक्चुअल में गरीब है, और वो लोग उस बीमा में जुड़ना चाह रहे हैं, पर वो उस खाद्य सुरक्षा में नहीं होने के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप या तो ब्लॉक लेवल पे या ग्राम पंचायत लेवल पे इसी सूची तैयार करवाएं जिनको कि हम लोग उसमें और जोड़ सकें, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, देखो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका साहब, बहुत धन्यवाद। अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। झालावाड़ में बालचंद जी पाटीदार सरपंच बड़ोदिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बालचंद पाटीदार सरपंच ग्राम पंचायत बड़ोदिया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जन कल्याणकारी योजना लागू की। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है सर। एनेप्सा खाद्य सुरक्षा व सेक्टरा सामाजिक आर्थिक जनगणना के योजना अंतर्गत सतह जुड़े हुए हैं और लघु सीमांत या जिनकी 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है उन लोगों को जोड़ना है। हमारे यहाँ लगभग अच्छे लोग जुड़ गए हैं और 2-5 दिन में 80% मात्रा में जुड़ जाएंगे। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें मौका दिया, और हमारे झालावाड़ जिला कलेक्टर महोदय इस योजना को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, और हमारे असना और एडीएम साहब, चालपाड़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी महोदय इस योजना को बार बार हमारी मीटिंग लेकर अच्छी फॉलो करवा रहे हैं, और मुझे इसकी आशा है कि ये योजना हमारे झालावाड़ जिले में 100% हो जाएगी। सर झालावाड़ जिले के झालावाड़ जिले के झालावाड़ जिले के सभी सरपंच आपके साथ है सर। हमारे लायक जो भी योजना हो आप बताना, हम बराबर टाइम पे फॉलो करेंगे। जरूर जरूर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। कुंती देवड़ा, नगर निगम नॉर्थ जोधपुर। मुख्यमंत्री के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये आम आदमी को बहुत अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि आने वाली 30 तारीख से पहले वार्ड वाइज कैंप लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभान्वित कर सकें। और कोरोना को लेकर भी पिछले 10 दिनों में हमने वार्ड वाइज बहुत अच्छे कैंप किए हैं, लेकिन अब वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से कई कैंप हमको कैंसिल करने पड़े हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वैक्सीन की सुविधा आप हमें और करवा कर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करवा सकें। एक चीज और कहना चाहूंगी, खाद्य सुरक्षा के कई लोगों ने ऑफलाइन निगम में फॉर्म जमा करा रखे हैं, तो उनको ऑनलाइन कराकर और उनको जमा कराने की आप करें ताकि लोग और लाभान्वित उससे हो सके। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो खाद्य सुरक्षा वाला पॉइंट अलग है, उसको हम लोग अलग देख लेंगे जी। उसका योजना का कोई मतलब नहीं है, अगर उसमें नहीं भी योजना का लाभ मिलेगा। और दूसरा, जो जोधपुर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, काफी ज्यादा संख्या में कोविड। कल मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है लंबी जी, और कल मैं चाहूंगा एक बार आप लोग बैठ के बातचीत करें और आगे क्या करना देखते क्या करें। आज 15-16 वार्डों में मैंने दौरा भी किया था। आने वाले रमजान और कोरोना से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए करीब 16 वार्डों में मैंने दौरा किया था सुबह, और लोगों को जागरूक भी किया है, और कैंप के माध्यम से और करेंगे। सोलंकी जी कुछ कहना आपको? राज सोलंकी जी कुछ कहना आपको? बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही बजट के अंदर जो जो घोषणाएं आपने की है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कल टूरिज्म डिपार्टमेंट और नगर निगम के अधिकारी कन्ना पीर दरगाह आए थे। अच्छा, आपने वहाँ स्पेशल उसको तनाबीर दरगाह को जुड़वाने के लिए हमारे स्थानीय सभी जो वहाँ पे जो संस्थाएं हैं उन्होंने आपका बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। और दूसरी जो अन्य जो योजनाएं जोधपुर के लिए आपने दी उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।
सर नमस्कार। पहले तो आप कैंप तो बहुत बढ़िया हुआ सर, कैंप तो बहुत अच्छा हुआ और सबसे अच्छा काम ये है कि यहाँ प्रशासन ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया और कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया और उसमें कम से कम 23,000 के करीब लोग 13,000 के करीब लोग दिव्यांग बंधुओं ने फायदा लिया है और कुछ एंडिंग भी हुए हैं। तो कोरोना को देखते हुए हमने सारे कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा, हमने पूरा व्यवस्थित रूप से आयोजन किया और आपके दिशा निर्देशों अनुसार सारा कैंप आयोजन करके लोगों को पूरी राहत देने की कोशिश की और लोग बहुत खुश हुए उससे। और एक आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि भावटा हॉस्पिटल को आपने कर्मोन्नत किया, वहाँ 58 करोड़ रुपए सैंक्शन करके शुभारंभ भी कर दिया। और सबसे अच्छा काम शिवराम जी नथु जी टाक चिकित्सालय, उसको आपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना करके मंडोर क्षेत्र के लोगों को जो राहत दी आपने, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आम लोगों ने वहाँ कहा कि ये अच्छा काम हुआ है और प्रशासन जितना अच्छा सहयोग कर रहा है, उन प्रशासन को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छा हमें सहयोग करके और अच्छा अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। बहुत खास काम इस प्रकार से आपने जो योजनाएं इस बजट के माध्यम से भी दी और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दी है, इसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हमारे जो सीनियर वर्ग के उद्योगपतियों और उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी, क्योंकि पर्सनल इंश्योरेंस जो करा रहे थे तो उनको इतना पैसा देना पड़ रहा था और 850 रुपए में कर रहे हैं। हम इसका ज्यादा से ज्यादा तो उपयोग करेंगे। साथ में मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमने कलेक्टर साहब ने हमसे बात की, हमारे से बराबर संपर्क में रहते हुए कोविड की 3-4 दिनों में जो वास्तव में भयावह स्थिति हुई है, हॉस्पिटल में जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाके जो हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है, आज भी हम ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट या गवर्नमेंट में भी हॉस्पिटलों में स्थितियां जिस प्रकार के जो कैटेगराइजेशन हो मरीजों का, कि जिनको सिर्फ हम रेडमेसी इंजेक्शन या वो लगाकर और कुछ सेंटर खोलते हैं जिसको 2-4 घंटे ही लगाना पड़े और बाकी अपने होम केयर करें और उसको प्राथमिकता देंगे तो हॉस्पिटलों पे लोड नहीं पड़ पाए। वो कल बात करेंगे डे टाइम केयर वाला। अच्छा आइडिया आपका, अच्छा आइडिया, इसको कल कर रहे हैं।